Welcome back to our channel, Vegan Class, and today we will discuss the next part of the chapter Nazism and Rise of Hitler. And here we will discuss the effects of World War First, which worsened the situation, especially the economy of Europe. Now, before World War One, Europe was the chief creditor, मतलब सबको ऋण देता था. But after World War One, इट बिकेम अ नेट डेटर, मतलब अब उसके ऊपर ऋण हो गया बिकॉज उसे युद्ध में इतना खर्च करना पड़ा, तो उसके लिए उसे और देशों से सहायता लेनी पड़ी, कर्ज लेने पड़े, तो इट टर्न इनटू अ नेट डेटर. तो दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच हैपेंड इन द वर्ल्ड वॉर वन. इट डिस्ट्रॉयड द यूरोपियन इकोनॉमी. तो इसने यूरोप की अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से तबाह कर दिया. Now the new government of Germany was made to compensate for the debts suffered by the other European countries. अब ये जो ऋण था जो और यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर था, अब इसको चुकाया कैसे जाए? तो ये जो यूरोपियन कंट्रीज थी, दे डिसाइडेड दैट द जर्मन गवर्नमेंट, जर्मनी में जो अभी अभी नई गवर्नमेंट बनी थी, वो इसका पूरा खर्चा जो है वो वहन करेगी. तो अब इससे जो है जर्मनी एज अ नेशन फेल्ट ह्यूमिलिएटेड. उसे एक धक्का पहुंचा, उसके गर्व को, अभिमान को धक्का पहुंचा, उसका गुरूर जो है वो चूर चूर हो गया. और सिंस इट हैड टू प्रोवाइड सो मच मनी, इट्स इकोनॉमी ऑल्सो क्रिपल्ड. क्योंकि इतना ज़्यादा उसे पैसा देना पड़ा, तो उसकी इकोनॉमी भी बिल्कुल जर्जर अवस्था में पहुंच गई. नाउ द कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट बेनिफिटेड इन दिस पीरियड, while those who helped in the formation of Weimar Republic witnessed downfall in their political cloud. अब यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं. एक जो राष्ट्रवाद जो एक उभर के आया, जिसमें जर्मन राष्ट्र को समर्थन दिया, उनका जो सपोर्ट है वो उभरा. और जो लोग लोकतंत्र की बात कर रहे थे अभी तक, जिनकी गवर्नमेंट थी रिपब्लिकन गवर्नमेंट जर्मनी में, दे सफर्ड. उनकी जो पोजीशन है, राजनीतिक पोजीशन, उसमें गिरावट आई. जबकि ये जो लोग थे, कंजर्वेटिव थॉट के लोग थे, उन्होंने जर्मनी में राष्ट्रवाद का अभ्युदय किया. जो आम जनता थी उसमें राष्ट्रवाद का संचार किया, जो उनके राजनीतिक क्लाउड में काफ़ी उभार आया. अब वो राजनीति में काफ़ी उभर के सामने आए. ये जो रिपब्लिकन गवर्नमेंट की हम लोग बात कर रहे थे, उसमें 3 लोग शामिल होते थे, एक सोशलिस्ट, एक कैथलिक्स और एक डेमोक्रेट्स. अब इतना असर आ चुका था ड्यू टू दिस कि इन्हें नवंबर क्रिमिनल के नाम से जाने जाने लगा. नवंबर क्रिमिनल. अब ये जो चीज़ें हैं, ये आगे आने वाले राजनीतिक डेवलपमेंट्स पे बहुत गहरा असर डालने वाली थी. दिस हैड अ मेजर इम्पैक्ट ऑन द फ्यूचर पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स विच हैड टू कम. नाउ इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर वन ऑन यूरोपियन सोसाइटी एंड पॉलिटी. ये वर्ल्ड वॉर वन हुआ था, उसने यूरोपियन सोसाइटी पे और उसकी जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर थे उस पर बहुत ही गहरा प्रभाव डाला. नंबर एक, जो सोल्जर्स की स्थिति है उसे बनाया गया एक कि नाउ दे वर प्लेस्ड अबव द सिविलियंस. मतलब उनकी जो पोजीशन थी एक नॉर्मल सिविलियंस के पोजीशन के, उनको ऊपर रखा गया. कहा गया ये कि जो आदमी है, दे शुड बी एग्रेसिव. इंटेंट उनका हमेशा एग्रेसिव होना चाहिए, मस्कुलर होने चाहिए और स्ट्रांगली बिल्ट. मतलब जो उनकी जो काया होनी चाहिए बहुत मजबूत होनी चाहिए. अब इसको जो है प्रोपोगेट करने का काम मीडिया ने भी किया. जबकि इन सारी चीज़ों से अनजान जो सोल्जर्स थे, वो बहुत ही जैसे ट्रेंचेस में, खाइयों में जो वो खोद के रखते थे ताकि दुश्मन के टैंक वगैरह से बचने के लिए, और बंकर वगैरह, तो उसमें कई पॉइजनस गैसेस वगैरह भी कभी कभार रिलीज हो जाती थी. तो उससे वो बच करके बहुत ही खराब अवस्था में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे. और वहीं पब्लिक स्फीयर में एग्रेसिव वॉर प्रोपेगेंडा वाज प्रोपोगेटेड, और नेशनल ऑनर जो है दैट ऑक्युपाइड द सेंटर स्टेज. अब जो है धीरे धीरे, जो जैसा कि मैंने बात की थी, एक कंजर्वेटिव जो अप्रोच थी उसका जो उभार है वो होते चला गया. एंड अ सपोर्ट फॉर कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप ग्रू. तो एक ऐसा माहौल बनने लगा जहाँ पे एक ऐसा डिक्टेटर अगर आ जाता जो कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ चलता और जर्मन नेशनलिज्म
की भावना को भड़काता। तो उसके लिए ये जो माहौल जो है वो काफ़ी उचित बन रहा था। नाउ पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। बर्थ ऑफ वीमार रिपब्लिक coincided with Spartacist Republic on pattern of Bolsheviks। ये जो जर्मनी की जो गवर्नमेंट बनी थी आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन, ये उसी वक्त बनी थी करीब करीब जब सोवियत यूनियन में बोल्शेविक पार्टी की जो है गवर्नमेंट बनी थी। तो जो जर्मनी के लोग थे वो भी चाहते थे कि जर्मनी में भी उसी टाइप की गवर्नमेंट बने, जहाँ पे वहाँ पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनी थी, तो उसी टाइप की गवर्नमेंट कुछ कुछ यहाँ पे भी चाहते थे। लेकिन जो रिपब्लिकन गवर्नमेंट जो वहाँ पे उस वक्त राज कर रही थी जर्मनी में, वो एक डेमोक्रेसी के फेवर में थी, इसलिए दोनों के बीच में क्लैश शुरू हो गया। इसकी वजह से हुआ क्या कि ये जो रिपब्लिकन गवर्नमेंट है, इसने एक आर्मी जो थी, जिसमें पूर्व जवान जो हुआ करते थे आर्मी के, तो उसका नाम था फ्री कॉप्स, उसकी सहायता से ये जो पॉपुलर अपराइजिंग थी, लोगों के बीच लोगों ने जो विरोध किया उसको दबा दिया। तो ये जो अपोजिशन है इसने जाकर के क्या बनाया, दे फॉर्म द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी एंड इट वाज रेडिकली अपोज टू द गवर्नमेंट। और ये जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ गवर्नमेंट है जर्मनी थी, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी को सीधा सीधा विरोध करती थी। तो जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये जो लोग हैं विरोध कर रहे हैं और इनके ऊपर कंट्रोल किया जा रहा है। द इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1923 वर्सेंड द सिचुएशन। अब 1923 में एक इकोनॉमिक क्राइसिस आया जिसने इस सिचुएशन को और खराब बना दिया। जर्मनी ने वर्ल्ड वॉर वन लड़ने के लिए कई लोन्स लिए थे एंड इट टुक इट मेनली इन फॉर्म ऑफ गोल्ड। आदमी को पैसा देना है तो कुछ तो लोन लेना पड़ेगा या पैसा होना चाहिए, तो जब पैसा नहीं था तो लोन लेना पड़ेगा। तो डेट लोन वाज टेकन इन फॉर्म ऑफ गोल्ड डिपॉजिट्स ऑफ जर्मनी। लेकिन चूंकि लोन बहुत ज़्यादा हो गया और उसके बाद जर्मनी ने और कंपनसेशन भी, वॉर का कंपनसेशन भी दिया। सो इन 1923 व्हेन जर्मनी रिफ्यूज्ड टू पे द डेट, फ्रांस ऑक्युपाइड रुर। तो जब 1923 में जर्मनी जो है उसने मना कर दिया कि अब वो डेप्ट नहीं दे पाएगा, तो फ्रांस ने वहाँ का जो मेन एरिया था, इंडस्ट्रियल एरिया जर्मनी का, डेट वाज रुर, RUHR, तो उसको ऑक्युपाई कर लिया और वहीं पे इसके सारे कोल डिपॉजिट्स भी हुआ करते थे। तो कोल डिपॉजिट्स भी चले गए, इंडस्ट्रियल एरिया भी चला गया। अब इससे बचने के लिए जर्मनी ने क्या किया कि इट प्रिंटेड पेपर करेंसी। दिस लेड टू फॉल इन जर्मन करेंसी मार्क। इन अप्रैल, value of Germany currency that was mark was 24,000 marks is equal to $1। ये तब हुआ करता था। अब उसके 2 महीने बाद, 3 महीने बाद जुलाई में क्या हो गया, यही 24,000 जो है वो 3,53,000 मार्क जो है $1 के बराबर हो गया। मतलब आप देख रही है कितना ज़्यादा अंतर। उसके बाद जुलाई के अगले ही महीने में फिर से इतना अंतर आ गया। 1923 के उसी साल के अंत में कितना हो गया, 9,85,00,000 मार्क्स के बराबर $1। नाउ दिस लेड टू सोरिंग ऑफ प्राइसेस। जो भी एसेंशियल कमोडिटी थी उसका दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गया और ये जो स्थिति होती है, दिस इज कॉल्ड हाइपर इन्फ्लेशन। लोगों को छोटी सी छोटी चीज़ों को खरीदने के लिए भी बहुत ज़्यादा करेंसी ज़रूरत पड़ती है और आपकी जो करेंसी है उसकी कोई क्रेडिट नहीं रह जाती है मार्केट में। अब ये सारी चीज़ें हो रही थी तो यूएस ने देखा और कि चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं, तो इट इंटरवीन और जर्मनी के लिए उसने एक बेल आउट पैकेज निकाला। उसको स्विट्ज़रलैंड में एक सिटी है डावोस, वहाँ पे एक ट्रीटी साइन हुई, यूएस ने वो बेल आउट पैकेज दिया, उसी के नाम पे डावोस प्लान भी उसे बोलते हैं। और इसने जो रिपार्टेशन के जो टर्म्स थे, ताकि जो जर्मनी के जो डेप्ट के जो टर्म्स थे कि किस तरीके से वो चुकाएगा लोन, उसको आसान किया और जो जर्मनी के ऊपर जो फाइनेंशियल बर्डन था उसको कम करने का काम किया। नेक्स्ट पार्ट विल टॉक सम अदर फैसेट्स ऑफ नाजिज्म। टिल देन, थैंक यू. Please do watch our channel and subscribe to it.